नमस्कार, 11 बजने को है और वक्त हो चला है सिटी लाइट का। मैं हूं आपके साथ रश्क गौरी। सिटी लाइट में हम आपके शहरों की खबरों को आप तक पहुंचाएंगे क्योंकि इनका सीधा सरोकार आपसे है। सबसे पहले रुख मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में पहली मर्तबा ड्रग्स तस्करों की अवैध रूप से अर्जित करीब 57 लाख रुपए की संपत्ति को यहां पे रात किए जाने की तैयारी है। पुलिस विभाग ने 3 आरोपियों की अवैध रूप से अर्जित संपत्ति का पता लगाया है। संपत्ति की रिपोर्ट कोर्ट में पेश किए जाने के बाद इनको रात किए जाने की कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं पुलिस विभाग ने तीनों को 15 दिन का समय वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए दिया है और दस्तावेज नहीं मिलने पर पुलिस विभागीय कार्रवाई भी करेगा। इसके साथ ही हाल ही में पुलिस ने भोपाल के मालवीय नगर के आकाश जैन को उसके साथियों और 9,30,000 रुपए का एप्राजोलम टैबलेट के साथ गिरफ्तार किया था और इसी तरह इंदौर के आजाद नगर के रहने वाले समीर को 45 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ पकड़ा था, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 26,52,000 थी। इसके अलावा धार के मोहसिन को 102 ग्राम एमजी ड्रग्स के साथ पकड़ा था। इसमें से कुल 56,69,000 रुपए कीमती के सामान की इन्वेंट्री तैयार की गई है और अब माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है। माननीय न्यायालय द्वारा इन्हें 15 दिवस का समय दिया जाएगा और फिर यदि ये बर्डन उनके ऊपर रहता है कि ये वो बताएं कि ये उन्होंने ड्रग्स तस्करी से अर्जित नहीं किया है। अगर ये बताने में सक्षम नहीं होते हैं तो ये सभी संपत्ति राजसात की जाएगी। तो देखिए, ये कोई ऐसा पहला मामला नहीं है जहां पर किसी लड़की का शारीरिक शोषण किया गया हो और शादी का झांसा दिया गया हो। न जाने ऐसे कितने मामले लगातार सामने आ रहे हैं। जब तक सख्त कानून नहीं बनेगा, उस पर इंप्लीमेंट नहीं किया जाएगा और ऐसे दोषियों को फांसी के फंदे पर नहीं पहुंचाया जाएगा, तब तक ना सूरत बदलेगी और ना ही तस्वीर। बात करेंगे कटनी की रहने वाली एक युवती की। उसके ससुराल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होने का मामला सामने आया है। युवती के परिजन ससुराल वालों पर हत्या का आरोप उन्होंने लगाया है। परिजनों का आरोप तो यह भी है कि ससुराल वाले उनकी बेटी को दहेज के लिए लगातार शादी के बाद से ही प्रताड़ित करते आ रहे थे। परिजनों का तो यह भी कहना है कि उनकी बेटी ने खुदकुशी नहीं की है, बल्कि इसको सुनियोजित तरीके से उसकी हत्या की गई है। परिजनों ने पुलिस पर मामले की जांच में लापरवाही बरते जाने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि दिल्ली के वसंत कुंज उत्तर थाना पुलिस ने पहले तो एफआईआर दर्ज करने से ही इनकार कर दिया था। कई मर्तबा गुहार लगाने पर मामला दर्ज किया। मृतका के परिजन अपनी बेटी के न्याय की गुहार लगा रहे हैं। ये लोग मार डालेंगे, मुझे मार डालेगा, ऐसा बोल करके फोन उसने रख दिया। चेहरे पे एक भी सिकन नहीं थे और तुम कंप्रोमाइज की बात करते हो। मतलब इससे भी हम लोगों को संदेह बढ़ रहा है कि कहीं ना कहीं लड़के ने कुछ ना कुछ किया। तो हम तो निष्पक्ष जांच चाहते। एक तो ये मेरी बच्ची गई, ऐसा कोई दूसरी बच्ची ना जाए। दूसरी उसकी सहेलियाँ बोलती हम शादी नहीं करेंगे अब। मतलब एक नैरेटिव ऐसा गलत संदेश जाएगा अगर उसको सज़ा नहीं मिलेगी तो। उस हत्यारे को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, उसके परिवार को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। सूरजपुर में 5 साल की बच्ची के साथ हैवानियत की तमाम हदों को पार करने वाले आरोपी आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रेप और पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया। दरअसल भटगांव थाना क्षेत्र के एक गांव में आरोपी रामकुमार सिंह ने बच्ची के साथ बलात्कार की वारदात को अंजाम दिया। यह आरोपी पीड़िता के घर में पिछले 2 साल से बतौर नौकर का काम कर रहा था। शुक्रवार शाम को वो बच्ची को खिलाने के बहाने घर के दूसरे कमरे में लेकर गया और उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गया। जब बच्ची ने इसकी जानकारी माता पिता को दी, उन माता पिता को इस बात की जानकारी हुई तो उन्होंने भटगांव थाने में शिकायत को दर्ज कराया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी को रीकी गांव से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। 5 वर्षीय बच्ची जो अपनी माँ के साथ थाना में आके कंप्लेंट करी कि उसके घर में ही एक रहने वाला जो काम करता था, राम कुमार सिंह नाम का व्यक्ति, उसने उस बच्ची के साथ में उसको बहला फुसला करके ले जा करके उसके साथ गलत काम किया। तो उसकी माँ की तरफ से शिकायत पर और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है।
मध्य प्रदेश और राजस्थान के साथ ही अन्य राज्यों में गर्भपात कराने वाले गैंग के मुख्य आरोपी के साथ ही 2 लोगों को गिरफ्तार करने में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। ग्वालियर कलेक्टर के निर्देश पर सिविल लाइन पुलिस ने दोनों आरोपियों को राजस्थान के धौलपुर से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के कब्जे से पोर्टेबल मशीन, मोबाइल जब्त किए गए हैं। सिविल लाइन थाना पुलिस ने दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया है, जहां से मुख्य आरोपी पंकज तिवारी को 3 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया है, तो वहीं उसकी कार ड्राइवर को भी जेल भेज दिया गया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपियों से लगातार पूछताछ जारी है। जल्द ही बाकी आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कल हमारे यहाँ सिविल लाइन थाना क्षेत्र में एक पीसीपीएनडीटी एक्ट का प्रकरण पंजीबद्ध हुआ था। साथ ही उसमें 109 बीएनएस की धारा भी लगाई गई थी और उक्त प्रकरण में आरोपी को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस उसे प्रथम दृष्टया पूछताछ कर रही है और आरोपी पूर्व से इन गतिविधियों में लिप्त रहा है। पूर्व में भी उसका इस तरीके का रिकॉर्ड रहा है। ग्वालियर में सीपी कॉलोनी मुरार में 2019 में भी उस पर पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध हुआ था, जिसमें ये केस में अभी तक फरार चल रहा था। चलिए आगे बढ़ेंगे। एक तरफ जहां पर राजधानी भोपाल में लव जिहाद का मुद्दा बहुत ज्यादा और बहुत दिनों से गरमाया हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ कुंभ फेम हर्ष और रिछारिया ने एक मेल सोशल साइट इंस्टा पर साझा किया है। इस मेल में असलम पठान नाम के एक मेल आईडी से हर्षा को शादी के लिए प्रपोजल आया है। मेल को साझा करते हुए हर्षा रिछारिया ने अपना गुस्सा जाहिर किया है। उन्होंने लिखा है कि इसकी हिम्मत तो देखो, इसने मेल किया भी तो किसे किया है। हमारे बाप दादा धर्मांतरण के खिलाफ लड़ते लड़ते मर गए और इन्हें क्या लगता है कि हम ये लड़ाई बीच में छोड़ देंगे। इसके साथ ही उन्होंने लिखा है कि क्या हिंदू शेर मर गए हैं जो हम इनको पसंद करेंगे। कोंडागांव में कहीं आप जाएंगे तो घुसते ही आपको बदबू सूंघने को मिलेगी, क्योंकि प्रवेश द्वार कहे जाने वाला रायपुर नाका इन दिनों गंदगी और बदबू का पर्याय बन चुका है। नेशनल हाईवे 30 का ये हिस्सा नेशनल हाईवे विभाग की लापरवाही के चलते गटर में तब्दील हो चुका है। साल 2021 में हाईवे चौड़ीकरण के साथ ही दोनों ओर ड्रेनेज नाली निर्माण कार्य शुरू हुआ था, लेकिन विभाग ने ये काम अधूरा ही छोड़ दिया। रायपुर नाका के पास दोनों ओर नालियां अधूरी पड़ी हुई हैं और इसी वजह से बरसात में यहां पर जलभराव की स्थिति बन जाती है। गर्मियों में भारी बदबू से लोग परेशान रहते हैं। समस्या का समाधान के लिए स्थानीय लोगों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, लेकिन आज तक समस्या जस की तस बनी हुई है। रीवा में बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था की तस्वीरें एक बार फिर से सामने आई हैं। दरअसल एक मरीज स्ट्रेचर पर संजय गांधी अस्पताल पहुंचा हुआ था, जहां पर उसका इलाज अस्पताल परिसर में स्ट्रेचर पर ही शुरू कर दिया गया। और तो और हैरत तो तब हुई जब बिजली के पाइप से ही गमछा बांधकर ड्रिप को चढ़ा दिया गया। किसी ने इस घटना का वीडियो बना लिया है, सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया है, जिसके बाद वीडियो वायरल हुआ। वहीं अस्पताल के प्रवक्ता डॉक्टर यत्नेश त्रिपाठी का कहना है कि उक्त मरीज को डिस्चार्ज किया जा चुका था, लेकिन उस मरीज को ड्रिप लगा हुआ था। मरीज के परिजनों के कहने पर बाहर ही स्ट्रेचर पर बोतल को चढ़ाया गया था। हालांकि अस्पताल प्रबंधन जांच के बाद कार्रवाई किए जाने की बात कर रहा है, जो हमेशा होता रहता है। हालांकि यह भी नहीं होना चाहिए था कि ऐसे में किसी ड्रिप लगे हुए पेशेंट को बाहर होना चाहिए था। तो इस संबंध में हमारे बातचीत करके निर्देश हमने पता किया है, जारी भी किए हैं और ऊपर संज्ञान में भी लिया है। वरिष्ठ अधिकारियों को भी सूचना दी है कि ऐसा एक वीडियो जारी हुआ है। ग्वालियर में कुएं से पहले पानी भरने और जमीन को लेकर 2 सगे भाइयों में जमकर विवाद हुआ। विवाद इस कदर बढ़ गया कि एक भाई ने दूसरे भाई को उसी कुएं में धकेल दिया। इतना ही नहीं, करीब 50 फीट गहरे कुएं में धकेलने के बाद भी आरोपी भाई का मन नहीं भरा, तो उसने बड़े बड़े पत्थर अपने भाई के ऊपर कुएं में फेंक दिए, जिसकी वजह से कुएं में गिरा भाई गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे बहोड़ापुर स्थित निजी अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां इलाज जारी है, जिसकी तिगरा थाने में एफआईआर को दर्ज कराया। वहीं पुलिस ने महिला की शिकायत के आधार पर आरोपी भाई के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए तफ्तीश शुरू करते हुए गिरफ्तार कर लिया। दोनों भाइयों कुछ पानी के लिए भी झगड़ा हो गया। कैसा? खेतों में पानी? हाँ, खेतों में पक्की थी पानी के लिए। फिर क्या हुआ, दोनों झगड़ा हो गया। कुआं में गिरने के बाद ऊपर से कुछ खंडा वगैरह पट के उसके ऊपर। एक ही कुआं है और जमीन करने वाले दोनों भाई हैं। राजा बेटी कुशवाहा पत्नी जंडेल सिंह कुशवाहा, इसने आकर शिकायत की कि मेरे पति जंडेल सिंह कुशवाहा को जान लक्ष्मण कुशवाहा ने
कुएं में धक्का देकर कुएं में पटक दिया और पत्थर उसके ऊपर डाल दिए। आरोपी लक्ष्मण कुशवाहा है, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और विवाद की वजह अभी विवेचना से स्पष्ट होगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रविवार को मध्य प्रदेश के दौरे पर रहे। सीएम साय मंडला में आदि शंकराचार्य उत्सव कार्यक्रम में भी शामिल हुए। मध्य प्रदेश के दौरे से रायपुर लौटे सीएम साय ने कार्यक्रम को लेकर सीएम विष्णु साय ने कहा है कि मध्य प्रदेश में आदि महोत्सव पिछले 10 सालों से हो रहा है। आज मध्य प्रदेश मंडला रामनगर में 2 दिवसीय आदि महोत्सव का शुभारंभ समारोह था और शुभारंभ समारोह में हम लोग आमंत्रित थे और वहाँ पर केंद्रीय आदिम जाति कल्याण मंत्री श्री जुएल ओरांव जी वो भी आए हुए थे और बहुत सारे जनप्रतिनिधि जनजातीय समाज के थे। सबके उपस्थिति में समारोह का शुभारंभ हुआ है और ये पिछले 10 वर्षों से हो रहा है। 2015 से शुभारंभ हुआ है और वो रामनगर क्षेत्र रानी दुर्गावती जी का क्षेत्र है। उनका वहाँ पर पुराना गढ़ वगैरह सब आज भी विद्यमान है। ग्वालियर के कृषि विश्वविद्यालय में संवाद कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, जिसमें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, सीएम डॉक्टर मोहन यादव, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया शामिल हुए। इस दौरान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने छात्रों के साथ संवाद किया और कहा है कि हम भारतीय हैं, भारतीयता हमारी पहचान है, राष्ट्रीय हित से बड़ा कोई धर्म नहीं। किसान अन्नदाता है, किसान भाग्य विधाता है। श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक नया आयाम और लिखा। अब हो गया जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान। तो कृषि क्षेत्र हमने हाथ में लिया, जिसमें हम काम कर रहे हैं कृषि क्षेत्र। हमने गौशाला के लिए भी हमें बहुत बड़ा काम चालू किया। गौशाला कोई 5,000 से 10,000 की खोलना चाहता है तो उसको भी 30% का अनुदान सरकार के द्वारा हम देने वाले हैं। प्रधानमंत्री जी और हमारे मुख्यमंत्री जी ने इस अमृत को दी है, जहां एक तरफ केन बेतवा के साथ इस क्षेत्र को जोड़ा है तो दूसरी तरफ काली सिंध, पार्वती और चंबल के साथ इस क्षेत्र को जोड़ा है, जिसके आधार पर 7.5 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी। देश की सबसे बड़ी मेडिकल परीक्षा नीट यूजी 2025 4 मई को आयोजित हुई। राजधानी रायपुर में 27 परीक्षा केंद्रों को बनाया गया। एनटीए के गाइडलाइन के मुताबिक परीक्षार्थी समय से पहले यानी कि 1 बजे ही परीक्षा केंद्रों पर पहुंच गए। कई जिलों से आए परीक्षा हॉल के बाहर खड़े पालकों ने बताया है कि ऐन वक्त पर हड़बड़ी ना हो, इसके लिए वो 1 दिन पहले ही रायपुर पहुंचे हुए थे। रायपुर भोपाल में भी नीट परीक्षा के लिए 35 सेंटर बनाए गए थे और 2 बजे से परीक्षा शुरू हो चुकी थी, लेकिन छात्र 11 बजे ही सेंटर पर पहुंचने लगे थे। ज्यादातर छात्र छात्राएं अपने परिजनों के साथ सेंटर पर पहुंचे हुए थे। बिलासपुर में नीट परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। 7560 में से 7297 अभ्यर्थी परीक्षा के वक्त उपस्थित रहे। 263 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। शहर में कुल परीक्षा केंद्र 21 थे। नर्मदापुरम जिला मुख्यालय पर 3 परीक्षा केंद्रों पर 1152 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी है, तो वहीं एनटीए ने पिछले साल की तरह इस साल भी परीक्षा ऑफलाइन ही आयोजित की है। परीक्षा में धांधली रोकने के लिए सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए। राजनांदगांव शहर में 5 परीक्षा केंद्रों को बनाया गया। इस मर्तबा सभी परीक्षा केंद्र शासकीय महाविद्यालय स्कूलों में बनाए गए और परीक्षा को लेकर काफी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम रहे। करेंगे भिलाई की एक निजी कॉलोनी में मकान को लेकर अवैध काम किए जाने का खुलासा यहां पे हुआ है। कॉलोनी का एक मकान OLX पर घंटे और दिन के हिसाब से किराए पर चल रहा था। इसकी खबर जब बिल्डिंग के लोगों को लगी तो उनमें से एक दंपति ने ग्राहक बनकर संपर्क किया और कमरा बुक कराया। फिर रात में जब उन्होंने पुलिस और पूरी कॉलोनी के लोगों को एकत्रित कर वहां पर दबिश दी तो आधे घंटे पहले ही वहां पर आए कपल जा चुके थे।
इसके साथ ही पुलिस ने वहां से एक व्यक्ति को भी हिरासत में लिया है जो रायगढ़ का रहने वाला बताया जाता है। मकान से कई आपत्तिजनक चीजें भी बरामद की गई हैं। 15 से ज्यादा बंद मोबाइल, हिडन कैमरे भी जब्त किए गए हैं। कॉलोनी के लोगों का कहना है कि यहाँ लंबे समय से युवक युवती आकर घंटों के हिसाब से कमरे को किराए पर लेकर अवैध काम कर रहे थे। लोग मकान लेकर इसे होटल के रूप में चला रहे थे। बताया जाता है कि यहाँ पर रहने वाला व्यक्ति खुद को रेलवे कर्मी बताता है। कमरा किराए पर देने के लिए उसने एक नाबालिग लड़के को भी अपने साथ रखा हुआ था। स्मृति नगर पुलिस ने मकान में रहने वाले व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया था, पुलिस वहां आई और काफी मात्रा में वहां पे आपत्तिजनक वस्तुएं प्राप्त हुई हैं और ये एक बड़ा रैकेट लग रहा है। इसमें कुछ ऐसी वस्तुएं प्राप्त हुई वहां पे जिनसे कुछ आर्म्स बनाया जा सकता है। उपरोक्त व्यक्ति अपने आप को रेलवे कर्मचारी बतला रहा है। पुलिस उनको तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की है, बकायदा वीडियो वगैरह बनाया है, सारा सामान जब्ती करके जो है उनको थाने लेके गए हैं। मोबाइल सीडी मोबाइल फोन मिला है, ताले चाबी मिली है और मोबाइल फोनों की क्वांटिटी 50 मिनिमम है और 100 से ऊपर ताला है, चाबी है और स्पाई कैमरा, हिडन कैमरा वगैरह भी मिला हुआ है। जी आरोपी बताया जा रहा है कि उनका नाम तो मेरे क्लियर नहीं है, नायक है सरनेम उनका और वो रेलवे में एम्प्लॉय है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO ने शनिवार को एक बहुत बड़ी उपलब्धि को हासिल किया है। DRDO ने स्ट्रेटोफेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म की पहली उड़ान का सफल परीक्षण किया है। ये परीक्षण श्योपुर स्थित परीक्षण स्थल से किया गया है। ये आधुनिक एयरशिप आगरा स्थित एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने विकसित किया है और इसे करीब 17 किलोमीटर की ऊंचाई तक एक उपकरणीय पेलोड के साथ लॉन्च किया गया है। उड़ान का कुल समय करीब 62 मिनट रहा है। परीक्षण टीम ने सिस्टम को सफलतापूर्वक रिकवर भी कर लिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि पर DRDO को बधाई दी है और कहा है कि ये प्रणाली भारत की पृथ्वी अवलोकन और खुफिया निगरानी की तमाम क्षमताओं को विशिष्ट रूप से बढ़ाएगी। इससे भारत उन तमाम गिने चुने देशों में भी शामिल हो गया है जिनके पास इस तरह की स्वदेशी तकनीक है। वहीं DRDO के अध्यक्ष ने इसे मील का पत्थर बताया। देखिए, मध्य प्रदेश में बिन मौसम बारिश की वजह से लोग खासे परेशान हैं और ये बिन मौसम बारिश लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गई है। दरअसल छतरपुर में तेज आंधी तूफान की वजह से पेड़ गिर गया जिससे 2 लोगों की मौत भी हुई है जबकि एक शख्स गंभीर रूप से घायल बताया जाता है। वहीं खंडवा में भी तेज बारिश के साथ ओले गिरे जिसमें कई लोगों के घर में जब ओले गिरे हैं तो कई लोग घर में छिपने के लिए मजबूर हो गए। ये 2 पेशेंट आए थे। एक पेशेंट का नाम था वृंदावन लोधी, दूसरे का नाम था बलराम लोधी, जो कि लगभग 4:30 बजे की घटना है जिसमें एक पेड़ गिर गया था गांव गुंजोरा जी, जिसमें दोनों पेशेंट की स्पॉट पे ही डेथ हो गई है। छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज तीसरे दिन भी खराब ही रहा। आप लोगों के सामने 3 तस्वीरें अब हम आपको दिखाते हैं जहां पर रायपुर के कई इलाकों में हल्की बारिश हुई। बारिश के बाद लोगों को गर्मी से राहत मिली है। बलरामपुर जिले में तेज आंधी तूफान के साथ जमकर बारिश हुई है। कई जगहों पर आसमानी बिजली भी गिरी। लगातार मौसम के खराब होने की वजह से तापमान में तो गिरावट दर्ज की गई है लेकिन जनजीवन बहुत प्रभावित हुआ। सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में सरसीवा में तूफान इतना जबरदस्त था कि कई स्थानों पर विशालकाय पेड़ भी गिर गए हैं। बिजली के खंभे टूटकर गिर पड़े हैं जिसकी वजह से मकान, दुकान सब अंधेरे में हैं। मौसम विभाग ने बताया है कि 6 मई तक यथासंभव यही जो मौसम है बना रहेगा। राजधानी रायपुर में मैंगो फेस्टिवल की शुरुआत हो चुकी है और रायपुर के मायरा रिसोर्ट और कन्वेंशन सेंटर में इस फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। 1 महीने तक चलने वाले इस मैंगो फेस्टिवल में शेफ राजेश राणा और उनकी पूरी टीम शामिल होगी और रायपुर के लोगों को मैंगो के अलग अलग वैरायटी से बने एक से बढ़कर एक बेहतरीन डिश उपलब्ध कराई जाएगी। पहले से तैयार इस डिश के अलावा लाइव
काउंटर्स में भी लोगों को मैंगो से बने हुए लजीज व्यंजन उपलब्ध कराए जाएंगे। शेफ राजेश राणा ने बताया है कि इस मैंगो फेस्टिवल में 50 से ज्यादा डिशेस लोगों के लिए उपलब्ध रहेंगी। तो वहीं बायरा रिसोर्ट और कन्वेंशन सेंटर के वाइस प्रेसिडेंट चौधरी चंद्रभीर सिंह ने यह भी बताया है कि शनिवार और रविवार को ब्रांच और बुफे की सुविधा उपलब्ध रहेगी। बाकी के दिनों में आला काटा में लोगों के फूड फेस्टिवल का वो आनंद ले सकेंगे। सुशी बोलते हैं और पूरा मैंगो का फ्लेवर इसमें दिख रहा है। आम की एक अपनी वो होती है, क्षमता होती है, केसर मीठा होता है, लेकिन अब तोतापुरी देखो, तोतापुरी मीठा नहीं हो, अचार में काम आता है। तो जो जिस आम का जो काम होता है, जैसे हमने सुशी अपना हो गया, ये सालसा हो गया, मैंगो का है, कच्चे आम का सालसा है। आजकल देखिए जैसे बच्चों का जमाना है खाना खाने का, तो लोग सुशी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। रायपुर के लोगों को और जो हमारे जितने भी गेस्ट हैं जो बायरा में आते हैं बाहर से भी, सभी को एक नयापन देने की कोशिश की जा रही है, जिससे कि फूड इंडस्ट्री में जो एक नयापन बना रहे। तो इनोवेटिव डिशेज़ का यहाँ लॉन्च किया गया मेन्यू में, और देश के विभिन्न राज्यों से डिफरेंट काइंड ऑफ मैंगोज को सिलेक्शन करके यहाँ लाया गया है। राम मंदिर भवन निर्माण समिति की बैठक सर्किट हाउस में आयोजित की गई है। भवन निर्माण समिति के अध्यक्ष निपिंद्र मिश्रा ने बताया है कि प्रथम तल पर दरवाजे में सोना लगाने पर विचार चल रहा है। जो लोग मंदिर को सोना भेंट किए हैं उसका अनुमान लगाया जा रहा है। निपिंद्र मिश्रा ने बताया है कि मुख्य चुनौती परकोटा से राम मंदिर को एक लिफ्ट और ब्रिज के जरिए जोड़ना है। लिफ्ट और ब्रिज का काम चल रहा है। अस्थायी मंदिर पर भी दर्शन की व्यवस्था को किया जाएगा। निपिंद्र मिश्रा आगे कहते हैं कि भगवान जिस टेंट में थे उसको भी याद के लिए सुरक्षित रखा जाएगा। साल 1949 में भगवान जिस सिंहासन पर विराजमान थे वो भी मिल गया है। श्रद्धालुओं के लिए वो भी सुरक्षित रखा जाएगा। निपिंद्र मिश्रा आगे कहते हैं कि राम मंदिर के शिखर पर 2 लाइटें भी लगाई जाएंगी, जिसमें से एक एविएशन सिग्नल लाइट है जो हवाई जहाज के लिए संकेत के तौर पर काम करेगी, तो दूसरी आकाशीय बिजली से राम मंदिर को सुरक्षित करेगी, जिसे अरेस्टर लाइट भी कहा जाता है। शिखर का निर्माण 30 जून तक संपन्न हो जाएगा। उस मंदिर को आने वाले भविष्य के लिए, आने वाले श्रद्धालुओं के लिए वहाँ हम एक तरीके से प्रिजर्व करके, कंजर्व करके मेंटेन करेंगे, जिससे लोगों को यह एक संदेश मिल जाए तो उनके लिए हमको किस प्रकार का कदम उठाना चाहिए जिससे ऐसी स्थिति पुनः ना हो। छत्तीसगढ़ में सोमवार से सुशासन त्योहार के तीसरे चरण की शुरुआत होने जा रही है। सीएम विष्णुदेव साय सोमवार से 31 मई तक सभी जिलों का औचक निरीक्षण करेंगे और आम जनता से उनकी तमाम समस्याओं को सुनकर समाधान करने का प्रयास करेंगे। इसके जवाब में कांग्रेस के नेता सभी जिलों में रैली निकालकर बीजेपी सरकार की पोल खोलने की तैयारी कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। साय सरकार के सुशासन त्योहार के जवाब में कांग्रेस सभी जिलों में रैली निकालकर भाजपा सरकार की पोल खोलने की तैयारी में है। प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट की मौजूदगी में 8 मई को बिलासपुर में होने वाली कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली के दौरान इसकी रणनीति तैयार की जाएगी। कांग्रेस के शीर्ष नेता विधानसभा, जिला, ब्लॉक और घर घर तक पहुंचने वाली इस रैली का नेतृत्व करेंगे। इस रैली के दौरान कांग्रेस के नेता जातिगत जनगणना को लेकर भी लोगों से चर्चा करेंगे और ये जानकारी देंगे कि कांग्रेस की लगातार मांग के बाद मोदी सरकार ने यह निर्णय लिया है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि बीजेपी सुशासन त्योहार मनाने जा रही है, लेकिन प्रदेश में सुशासन नाम की कोई चीज नहीं है। अपनी यात्रा के दौरान इसकी पोल खोलेंगे। वहीं भाजपा के पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने कहा कि कांग्रेस अपना अस्तित्व खो चुकी है, वो सिर्फ विपक्ष का धर्म निभा रही है। जनता की मुद्दों से कांग्रेस को कोई लेना देना नहीं है। 1.5 साल में इनके पास तो कोई काम भी नहीं है, काम भी नहीं किए, ठीक है, और सिर्फ कमीशन खोरी में मस्त रहे। ना कोई योजना है, ना कोई नीति है, ना कोई नियम है इसके पास। तो ये अपने आप को उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं, आपके चुने हुए हैं, बस ये दिखाने के लिए गांव-गांव जा रहे हैं। सेंट्रल से लेके राज्य सरकार, दोनों सरकारों की हम नाकामियों को जनता तक पहुंचाएंगे। सुशासन दिवस के
मूल उद्देश्य ये कि सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना, उस योजनाओं का लाभ आम जन को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, कहाँ क्या है, उसकी नीचे तक की मॉनिटरिंग सुनिश्चित करना और कहीं कमी बेसी उसको ठीक करना इसका मूल उद्देश्य होता है। बता दें कि छत्तीसगढ़ में सुशासन त्योहार का पहला चरण 8 अप्रैल को शुरू हुआ था, जिसमें प्राप्त 40 लाख से ज्यादा आवेदनों को विभागवार भेजा गया था। इनमें से लाखों आवेदनों का निराकरण भी हो चुका है और बचे हुए आवेदनों पर काम जारी है। इस बीच तीसरे चरण में सोमवार से मुख्यमंत्री साय औचक निरीक्षण करने जा रहे हैं। इस दौरान सीएम विष्णुदेव साय सभी विभागों के अधिकारियों की बैठक लेकर विकास कार्यों और योजनाओं की जमीनी फीडबैक लेंगे। मुख्यमंत्री अपने प्रवास के दौरान रोजाना प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे और विभिन्न संगठनों और लोगों से भी भेंट करेंगे। समाधान शिविरों में नए आवेदन भी लिए जाएंगे और जिन मामलों का समाधान संभव होगा उनका मौके पर ही निराकरण किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में भाजपा और कांग्रेस में एक दूसरे को पछाड़ने की होड़ मची हुई है। भाजपा सुशासन त्योहार के जरिए जनता को साधने में जुटी हुई है, वहीं कांग्रेस के नेता रैली के जरिए भाजपा नेताओं की पोल खोलने की तैयारी में है। अब देखना होगा कि जनता किसके मुद्दों और कार्यों पर विश्वास करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24 रायपुर।